आज इस वीडियो में हम लोग बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है BPU 601T आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, उसमें थर्ड यूनिट का जो पहला टॉपिक है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड यूनिट में जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस में आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में आपका जो है पहले यूनिट में आपका है एंटीबायोटिक्स के बारे में है। पहले यूनिट जो पूरा आपका एंटीबायोटिक्स है, जनरल क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसकी नोमेनक्लेचर, उसकी हिस्टोरिकल आपका बैकग्राउंड जो होता है। देन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन के बारे में है। देन आपका सेकेंड यूनिट में एंटीबायोटिक्स में से आपका मैक्रोलाइड और क्लोरफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन है। देन प्रो ड्रग है, एंटी मलेरियल है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में एंटी टीबी ड्रग है, आपका यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है, एंटीवायरल है। फोर्थ यूनिट में एंटी फंगल है, एंथेलमेंटिक है, एंटी प्रोटोजोअल है, सल्फोनामाइड है, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स है। एंड फिफ्थ यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन आपका ड्रग डिजाइन के बारे में। जो थर्ड यूनिट है जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स आपका है, आपका थर्ड में जो पहला टॉपिक है एंटी टीबी एजेंट्स जो होते हैं, उसको आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद यूटीआई से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये जो BP 601T जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है। आपका एग्जाम, आपके जो बी फॉर्म का एग्जाम तो है ही, उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, आपका वो जीपैट का हो, आपका फार्मासिस्ट इंट्रेंस का एग्जाम सब वेरियस फार्मासिस्ट इंट्रेंस का होता हो, ठीक है। फिर फार्मेसी के बेसिस, बी फॉर्म के बेसिस पर जो भी और एग्जाम ड्रग इंस्पेक्टर्स का या जो भी ड्रग एनालिस्ट का जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। ये पूरी की पूरी आपका जो 6 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं, हम मेडिकल के साथ साथ आपका जो फार्माकोलॉजी होती है उसको भी हम साथ में कवर करते चलेंगे, ताकि एक ही वीडियो से आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ आपका फार्माकोलॉजी भी क्या हो, कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो पहले आपका जो आज स्टार्ट करते हैं एंटी टीबी, आपका ट्यूबरकुलर ड्रग्स नाम से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो वो ड्रग जो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए, टीबी को ट्रीटमेंट, टीबी हो जाए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स को, जो कंपाउंड्स को, जो मेडिसिन को यूज करते हैं, उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोली जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टीबी होती क्या है। टीबी आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये क्रोनिक बैक्टीरियल इंट्रासेलुलर आपका इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है। क्रोनिक आपका लंबे टाइम से चलता है, आपका बहुत ज़्यादा एक्यूट क्रोनिक डिजीज होता है। एक्यूट जो अचानक, क्रोनिक धीरे धीरे लेकिन लंबे टाइम से चलता है। क्रोनिक बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से कॉज होता है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर आपका होता है, उस चीज़ को इन्फेक्ट करता है। एंड इन्फेक्शन मतलब एक को होगा तो एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से आपका उसके कॉन्टैक्ट में आते जाएंगे तो आपका क्या होगा, वो फैलते हुए जाएगा। उसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो क्रोनिक बैक्टीरियल इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस आपका होता है जो कि कॉज होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पॉजिटिव एजेंट है आपका। और ये आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये एसिड फास्ट एरोबिक बैसिलस है। एरोबिक आपका जो इसकी नेचर है इस बैक्टीरिया की, वो है एसिड फास्ट है और एरोबिक बैसिलस है विथ अनयूजुअल सेल वॉल। इसके जो सेल वॉल है ना, बाकी बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे थोड़ी सी अलग होती है। कैसे अलग होती है, इस सेल वॉल में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई लिपिड कंटेंट होता है, जिसके कारण हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफोबिक बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोफोबिक बहुत ज़्यादा है तो जितने भी हम लोग आपके जो आपका जितने भी ड्रग्स हैं, जो डिसइंफेक्टेंट है, जो आपका एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, उनके मोस्टली का नेचर हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या हाइड्रोफोबिक है, तो ड्रग जल्दी से इसके अंदर इंटर नहीं कर पाता, इसलिए हाइड्रोफोबिसिटी एंड रेजिस्टेंट टू अल्कोहल, एसिड्स, एल्कली एंड सम डिसइंफेक्टेंट्स भी इससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट है, हाइड्रोफोबिक है। अल्कोहल यूज करेंगे आप, हाइड्रोफिलिक होता है, वो इंटर नहीं करेगा। आपका एसिड है, वो भी इंटर नहीं करेगा। तो इन सब आपका केमिकल्स का इस बैक्टीरिया के ऊपर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, और इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है, इसके जो डिजीज जैसे कॉज होती है, ये कुछ ज़्यादा ही आपका डेंजरस होता है, ठीक। देन है 2023 में 2023 WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल वर्ल्ड में 1.2 मिलियन पीपुल डाई किए थे, मतलब 12.5 लाख लोग इस डिजीज से मरे थे 2023 में। अकेले एक इन्फेक्शियस, ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे सबसे ज़्यादा लोग इससे मरते हैं। तो 1.25 मिलियन लोग मरे थे, 12.5 लाख लोग मरे थे, उसमें से 1,61,000 1,61,000 पीपल ऐसे थे जिनको HIV भी, टीबी के साथ साथ HIV भी हो गया। आप कह सकते हैं HIV था उनको, और उस HIV का उनको टीबी आपका हो गया था। ये इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शन एजेंट्स आफ्टर कोविड-19 के बाद ये पहला आपका ऐसा है जो सिंगल इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा डिजीज आपका डेथ को कॉज करता है। ये देन है
आपके बेस्ड ऑन आपका बॉडी के किस किस पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है उसके बेसिस पर ये बेसिकली चार्ज है। सबसे ज़्यादा जो आपका होता है ना, जो आपके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो ये बैक्टीरिया इंटर करती है, वो इंटर करती है थ्रू आपका नोज जो हम जिसमें आपका इनहेल करते हैं उसके थ्रू ये जाती है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, आपकी जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बेस्ड ऑन कौन सा साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या बॉडी के किस पार्ट्स को इन्फेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पर ये 4 तरह का है। पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका ब्रोंकाइल ट्रैकिया लंग्स को सबसे ज़्यादा उसको इन्फेक्ट करता है। ये प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है सबसे पहले भी और सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करता है। देन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट आपका ट्यूबरकुलोसिस जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट को करता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस नर्वस सिस्टम को करता है। और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जब पूरे बॉडी में आपको फैल जाता है तो उसको ही करते हैं। तो ये 4 तरह का आपका ट्यूबरकुलोसिस होती है। अब हम देखेंगे टीबी जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में, थोड़ा सा टीबी के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे टीबी को ठीक करने के जो ड्रग हम यूज करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन और इंडिविजुअल ड्रग को एक एक करके देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स, जो मतलब टीबी को ठीक करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं, तो बेसिकली वो 2 क्लास में क्लासिफाई होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। डिपेंड होता है कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग होता है इट इज स्टैंडर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ऑल न्यू ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस केसेस, मतलब जब पहली बार आपको टीबी होता है, ठीक है। और आपका जो टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो पॉजिटिव वेरिएंट है वो सेंसिटिव है इस ड्रग से, जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसको यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, उस बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, वो आपका किल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे आपके ट्यूबरकुलोसिस जो पहली बार आप किसी को अकर हो रहा है तो उनको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं ये आपका फर्स्ट लाइन जो ड्रग यूज करते हैं उस ड्रग को बोली जाती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोली जाती है। इट इज स्टैंडर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ऑल न्यू, पहली बार न्यू जितने इनिशियल सबसे स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है आपका। एग्जांपल आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और पायरेजिनामाइड। दूसरा है सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग कब यूज करते हैं, जब आपका मतलब पहली बार आपका हो गया ड्रग, ठीक है। फिर आपने ड्रग आपको ट्रीटमेंट चलने के बाद आपने हो सकता है कि बीच में कहीं छोड़ दिया या ट्रीटमेंट पूरा भी हो गया, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल फिर से दोबारा आपका होगा कोई इसी चीज़, तो उस केस में जो आपको होगा ना तो वो आपका दोबारा जो टीबी होगा तो वो आपको ऊपर ये ड्रग्स आपके काम नहीं करेंगे, इसमें से बहुत सारे ड्रग्स, तो उस केस में आपको क्या किया जाता है, देन आपको दी जाती है सेकेंड लाइन ड्रग दी जाती है। वही देखिए दे आर यूज्ड इन केसेज ऑफ रेजिस्टेंस, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसको MDR फुल फॉर्म का है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है। रीट्रीटमेंट दोबारा अगर किसी को हो जाता है फिर से दोबारा ठीक करने के लिए, एंड और इंटॉलरेंस टू फर्स्ट लाइन, जो इस आपका जो फर्स्ट लाइन ड्रग है इससे पेशेंट्स आपका इंटॉलरेंट हो, आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखे, आपको फायदा कम साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखे, उस केस में हम इसको यूज करते हैं आपको, वो होता है सेकेंड लाइन ड्रग। उसके एग्जाम्पल आते हैं यूथिनामाइड, पैराम्यूसिलिक एसिड, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, ये सब ड्रग आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, सेकेंड कैटेगरी के आपका सेकेंड लाइन आपके ड्रग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया जब इनिशियल पहली बार होगा आपका बैक्टीरिया जो है वो ड्रग सेंसिटिव हो सबसे, उसके इसमें फर्स्ट लाइन। ये कब करते हैं, जब आपका MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो, दोबारा हो जाए तो रीट्रीटमेंट के लिए करते हैं, या फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से पेशेंट क्या हो इंटॉलरेंट हो, उसको आपको देने के बाद उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखिए, वोमिटिंग या कुछ भी आपको स्टार्ट हो जाए, काम नहीं कर पाए अपना, तो उस केस में यूज करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग आपको यूज करते हैं, ठीक। जनरली जो थेरेपी में यहाँ लिखा है, जनरली जो आपकी सबसे पहली बार टीबी किसी को होता है ना तो एक थेरेपी चलती है, उस थेरेपी का नाम हो जाता है डॉट्स, आप सुनते ही पूछता है डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, S for D for direct, O for observed, T for treatment and S for short course आपका होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में 6 महीने का ये कोर्स होता है, ठीक है। पहले 2 महीने फिर 4 महीने, पहले 2 महीने में दी जाती है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पायरेजिनामाइड, पहले 2 महीने ये चलाते हैं। उसके बाद देन आपको नेक्स्ट 4 मंथ आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, आपका रिफाम्पिसिन फिर से ये चलाया जाता है नेक्स्ट 2 आपके 4 महीने के, ताकि कोई बैक्टीरिया बचती है तो उसको पूरी तरह क्या करना है, खत्म करना है। और ये जो थेरेपी चलाई जाती है, डॉट्स थेरेपी चलाई जाती है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। और इससे अगर आप पूरे की थेरेपी जो 6 महीने की अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो फिर दोबारा रीअकर होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। रीअकर चांसेस कब होते हैं, रीअकर चांसेस होगा तो मोस्टली MDR टीबी होता है। कब होता है, जब वहीं आपको जैसे 2+4 6 महीने का होता है ना, तो 2 महीने तो आपने कर लिया, 6 रेस्ट 4 महीने बच गया, तो 3 महीने आपने कंटिन्यू किया, एकदम आप स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, तो आपको लगा मैं ठीक हो गया, टीबी खत्म हो गई, तो आपने दवाई छोड़ दी, लास्ट में अपने दिया है। उसके बाद से उस टाइम में जो 1 महीना बच गया है, उसके बाद फिर 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद दोबारा फिर से टीबी होगा, तो वो टीबी ये ड्रग उस टीबी के ऊपर ये ड्रग आपको काम नहीं करते हैं, फिर हमें सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग को यूज करते हैं।
इसका क्लासिफिकेशन है। और जो ट्रीटमेंट डॉट्स याद रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम देखेंगे एक एक करके जो ड्रग इसमें आपका है, जो आपको दिया गया सिलेबस में, आइसोनियाजाइड, पास ये सब सिलेबस है, उन ड्रग्स को एक एक करके हम देखते हैं। अब है पहला जो ड्रग आपका इस सिलेबस में दिया है वो आइसोनियाजाइड। इस आइसोनियाजाइड को और भी नाम से आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, आइसोनिकोटिनिल हाइड्रोजाइड या आईएनएच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आईएनएच भी लिख दिए, इसका मतलब आइसोनियाजाइड ही है। आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, उसका मतलब भी आपको क्या, आइसोनियाजाइड भी। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज ए सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। सिंथेटिक मतलब इसको लैब में बनाया गया है। ठीक है, किसी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब किसी एनिमल से, किसी प्लांट से इसको आपको डिराइव, आपको आइसोलेट नहीं किया गया। तो इट इज ए सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट जिसको लैब में बनाया गया है विथ बैक्टीरिसाइडल एक्शन अगेंस्ट, मोस्टली ये क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, जो आपका पॉजिटिव एजेंट है टीबी के लिए, उसको क्या करता है, ये मोस्टली किल ही कर देता है। डिपेंड जो बैक्टीरिसाइडल है कि बैक्टीरिया आपका स्टैटिक है, मोस्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, मोस्ट से चांसेस में बैक्टीरिसाइडल ही होता है। केमिस्ट्री देखिए, आपका आइसोनियाजाइड है, आप मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़े तो इसमें मेन जो आपको पढ़ना होता है वो केमिस्ट्री, मतलब क्या रिंग है और सार। किसी भी ड्रग का केमिस्ट्री पूछिए तो केमिस्ट्री में पूछने उस ड्रग में जो रिंग प्रेजेंट है उसको लिख देना। उसके अलावा उस रिंग पर और कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उसको लिख देना कि ये आपका ये रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग की इस पोजीशन पर ऑर्थो पैरा, एक नंबर पर, सेकंड पोजीशन पर ये ग्रुप प्रेजेंट है, वो ग्रुप प्रेजेंट है, बस इतना ही लिखना है। उससे क्या इफेक्ट होना वो चीजें लिख देते हैं। केमिस्ट्री का मतलब रिंग, बेसिक रिंग क्या है, कौन कौन से ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें जो आपका केमिस्ट्री था आइसोनियाजाइड का, इसको बोलते हैं इट इज अ हाइड्राजाइड। ये स्ट्रक्चर है, ये pyridine रिंग है, CONH2, तो ये हाइड्राजाइड, इट इज अ हाइड्राजाइड ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड। आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या है, आपका pyridine है, C है, OOH है, तो COH और आपका NH2, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, एसिड और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, तब आपका बनता है, इसलिए बनता है इट इज अ हाइड्राजाइड। हाइड्राजाइड CONH2 ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड, ये इसका केमिस्ट्री है। सार में देखिए, ये सार जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सार का, ये तो पहला पॉइंट सार में आपका क्या है, pyridine रिंग प्रेजेंट है। द प्रेजेंस ऑफ आपका pyridine रिंग इज नेसेसरी या आपका इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। इस रिंग में कुछ भी आप चेंज करेंगे, मतलब नाइट्रोजन की जगह आप कार्बन, सल्फर कुछ भी डाल दीजिए, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक आप रिड्यूस, आपको एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कन्वर्ट कर दीजिए, एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहला चीज। दूसरा 1 2 3 4 पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजाइड रिंग आपका ग्रुप प्रेजेंट है, ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, 4 पर ही प्रेजेंट है। इसकी अगर पोजीशन आप चेंज करते हैं, सेकंड पर लाते हैं, थर्ड पर लाते हैं, या फिफ्थ या सिक्स, फिर या सेकंड थर्ड ही आ जाएगा। तो सेकंड थर्ड पर मतलब पहला पोजीशन पर प्रेजेंट है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर अगर इस ग्रुप को आप शिफ्ट करते हैं तो इस ड्रग की एक्टिविटी क्या होती है, तुरंत की तुरंत खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो हाइड्रोजाइड आपका जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये किस पर होना चाहिए, पहला पोजीशन पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका एन आपका ये है, एन आपका NRR1, तो RR1 ये हमेशा एल्काइल होना चाहिए। इस नाइट्रोजन के साथ दो ग्रुप जुड़े रहेंगे, वो दोनों ग्रुप हमेशा एल्काइल, दोनों एल्काइल होना चाहिए, एक नहीं दोनों में से एक को भी अगर अल्काइल हटा के कुछ और ग्रुप डालते हैं, हाइड्रोजन डाल देते हैं, कुछ और ग्रुप डालते हैं, एक्टिविटी वहीं डिक्रीज हो जाएगी। ये एन पे, इस एन पे जो R3 है, ये हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन का कुछ और ग्रुप अगर आप डाल देते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप डाल दो या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी डाल दोगे, अगेन एक्टिविटी आपको चेंज हो जाएगी। आप इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर दो, मतलब ये R3 जो H है इसको यहाँ ला दो, और इन दोनों से किसी एक को R अल्काइल यहाँ पर ला दो, उसकी इसकी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है आपका pyridine रिंग, पैरा पोजीशन पर आपका हाइड्रोजाइड है, और उस हाइड्रोजाइड में आपका जो N है इसके साथ, इस पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन रहना चाहिए। इस पोजीशन पर जो दो आपके ग्रुप जुड़े रहेंगे वो दोनों एल्काइल होना चाहिए, एल्काइल के अलावा कोई दूसरे ग्रुप नहीं होने चाहिए। यही इसका सार है। सार मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर में चेंज करने पर, एक्टिविटी पर क्या चेंज होंगे, वही रिलेशनशिप जो आपका होता है उसी की स्टडी को बोलते हैं सार स्टडी। यही आपका सार है। ठीक है, अब आइए मोड ऑफ एक्शन पर। मोड ऑफ एक्शन की ड्रग होती है, प्रोड्रग होता है। प्रोड्रग आपका पढ़ेंगे, इसमें आपके सिलेबस में दिया है, थोड़ा सा बताया था। प्रोड्रग का मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग होता है, और बॉडी में जाने के बाद बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोड्रग आपका इनएक्टिव ड्रग आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देन अपने टारगेट के साथ बाइंड करता है और अपने मोड ऑफ एक्शन को शो करता है। तो ऐसे ही आपके कंपाउंड्स को, ऐसे ही आपको ड्रग को प्रोड्रग बोली जाती है। इट इज अ प्रोड्रग
एंड इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग द बैक्टीरियल सेल डिवीजन। जब बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जब सेल डिवाइड उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा होता है, मतलब एक्टिव स्टेट जब रहेगा तभी ये ड्रग आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं। जब आपका क्या नाम है आपका जो ये बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब डिवीजन उसके अंदर सेल डिवीजन कुछ भी नहीं है, चुपचाप रेस्टिंग फेज में, उस समय ये आईएनएस देंगे तो ये आईएनएस उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए ये क्या होता है, ये दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द बैक्टीरियल सेल डिवीजन। तो याद रखिए क्वेश्चन आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे जीपैट का देंगे या फिर आप क्या नाम है जितने भी आप फार्मासिस्ट एंट्रेंस का एग्जाम देंगे या बी फॉर्म के बेसिस पर जो एग्जाम होते हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये किस स्टेज पर, किस आपके सेल डिवीजन के किस स्टेज पर या मतलब सेल साइकिल या सेल लाइफ के किस स्टेज पर ये आपका एक्टिव होता है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन शो करता है। तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करा होता है, सेल बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन जब हो रही होती है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जब बन रहे होते हैं, तो उसी केस में आपका क्या होता है, ये एक्टिव होता है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकता है, बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपाउंड की कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेंड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड सस्टेबल टू द इन्फेक्शन आपका इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जिस साइट पर ये काम करेगा उस साइट पर कितना आपका क्या नाम है आपका कंसंट्रेशन रीच कर रहा है, उस बैक्टीरिया के अंदर कितना कंसंट्रेशन रीच कर रहा है, साथ में जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी कितना सस्टेबल है, उसके आपका मतलब पहले से वो आपका आइसोनियाजाइड के कांटेक्ट में तो नहीं आता, क्योंकि आयर पहले से आयर आइसोनियाजाइड के कांटेक्ट में आएगा ट्यूबर आपका जो बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जीन आपका म्यूटेशन होता है और वो रेजिस्टेंस हो जाता है आइसोनियाजाइड से। तो इसके दो के ऊपर डिपेंड करेगा कि ड्रग आपका बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरियोसाइड है। काम कर सकते हैं आप देखिए, ये प्रो ड्रग होता है, तो प्रो ड्रग जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन आइसोनियाजाइड जैसे अपने आइसोनियाजाइड आपके बॉडी में गए, बॉडी में जाने के बाद वहां से जाता है सीधा बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है। बैक्टीरिया के अंदर एक आपका एंजाइम है कैट जी, एंडोजेनस कैट जी होता है, इस ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज करता है। तो ये क्या करता है, इस इनएक्टिव या प्रोडक्ट आइसोनियाजाइड को कन्वर्ट कर देता है आइसोनिकोटिनिक एसिड एसाइड रेडिकल्स में, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा आपका क्या नाम है रिएक्टिव होते हैं। ये कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को आइसोनिकोटिनिक एसिड आपका एसाइल रेडिकल्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो हाईली आपका क्या होता है रिएक्टिव होता है। वो क्या करेंगे एनएडी बैक्टीरिया के जो एनएडी प्लस होते हैं, ये सब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट या फॉस्फेट आपका होता है, ये आपका रिडक्टिव कोएंजाइम्स होते हैं जो जब आपका मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब का कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों, जो आपके फूड मटेरियल्स जो हम लेते हैं उसका आपका मेटाबोलाइट्स होते हैं आपके स्मॉलर में टूटते हैं, एनाबॉलिज्म जो छोटे छोटे जुड़ के आपके मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा, जैसे डीएनए के जो पार्ट्स होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन फॉस्फेट शुगर जुड़ के देन आपको बना लिया डीएनए बना लिया, तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो उस कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में ये एनएडी का काम होता है हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, प्रोवाइड करना सब्सट्रेट को प्रोवाइड करना या सब्सट्रेट से हाइड्रोजन को क्या करना एक्सेप्ट करना। तो ये काम होता है इस एनएडी आपका एनएडी प्लस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं रहेंगे तो आपका ड्रग, क्योंकि कहीं किसी रिएक्शंस में कटा आपका मेटाबॉलिज्म में सब्सट्रेट होता है, आपको वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन को दे दिया और आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो देगा तो कौन लेगा, तो यही लेगा एनएडी ऐसे ही लेते हैं। ये आपका रिड्यूसिंग रिडक्टिव जो कोएंजाइम्स होते हैं वही लेते हैं, ये नहीं लेंगे तो रिएक्शन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब चीज़ आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी। ये आइसोनिकोटिनिक जो फ्री रेडिकल्स बना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये इसके साथ आपका कंबाइन करता बनाता है आईएनएस एनएडी एडेक्ट बना देता है। अब ये एडेक्ट एनएडी रिस्पॉन्सिबल है आपका, जरूरी है, ये एंजाइम है INHA इनवाइल एकाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है और इसका काम क्या होता है फैटी माइकोलिक एसिड को बनाने के लिए। माइकोलिक एसिड आपका सेल वॉल बैक्टीरिया जो सेल वॉल होती है इस आपका बैक्टीरिया की, उसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट होता है। इस बैक्टीरिया इस माइकोलिक एसिड्स को बनाने के लिए आपका रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। तो वो क्या कौन सा एंजाइम करते हैं, इनवाइल कैरियर एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज एंजाइम आपका INHA, ये क्या करता है फैटी एसिड को रिड्यूस आपका रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से उनको कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस कर देता है। तो वो फिर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं वो क्या करते हैं माइकोलिक एसिड्स को बनाता है। ये ड्रग क्या करेगा जब इसके साथ बाइंड कर लेगा INHA के साथ, ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स करेगा इस एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा, तो जब बाइंड कर लेगा तो ये एंजाइम फ्री रहेगा नहीं, फ्री नहीं रहेगा तो आपका सैचुरेशन नहीं होगा, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रिडक्शन नहीं होगा।
जब रिडक्शन नहीं होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनेंगे नहीं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही कंपोनेंट है किसके, माइकोलिक एसिड्स के, तो फिर माइकोलिक एसिड्स नहीं बनेगा। जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी, क्योंकि माइकोलिक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल की एक कंपोनेंट है। तो एक भी कंपोनेंट अगर नहीं बनेगा, जैसे सपोज मान लो यही आपका मार्कर है ये, तो मार्कर में आपका ये कैप भी लगता है, ये आपका बॉडी भी लगती है, सपोज कैप नहीं बने, आपका नहीं बन पाया, तो क्या आपका मार्कर कंप्लीट होगा, नहीं होगा, ये काम लायक नहीं होगा। तो सेम चीज है, माइकोलिक एसिड भी क्या है, बैक्टीरिया के सेल वॉल लगता है, बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल कंप्लीट नहीं होगा, तो कंप्लीट नहीं होगा तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल क्या, आउटर सेल वॉल क्या आपका है, जैसे सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, बाकी जो पार्ट्स है। तो सेल वॉल नहीं रहेगा तो जो सेल के जितने भी कंपोनेंट हो एक्सपोज हो जाते हैं, और कोई भी थोड़ा भी रिएक्टिव स्पीसीज आएंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या कोई भी जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी आएगा, तो उस आपकी जो जितने भी सेल, बैक्टीरिया की जो सेल जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको क्या कर देंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपके सेल ही नहीं रहा, सेल नहीं रहेगा तो आपका बैक्टीरिया नहीं रहेगा, तो वही आपका करता है आइदर बैक्टीरिया डाइज, और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो आपकी इनहिबिट हो जाती है। यही मोड ऑफ एक्शन आपका प्रोड्रग है, इंटर करेगा, कैटजी याद रखिए, कैटजी इसको एक्टिवेट करता है, इसमें एसाइल आपका आइसोब्यूटेनिक एसिड एसाइल रेडिकल्स में कन्वर्ट करता है, वो एनएडी के साथ कंबाइन करके एडक्ट बनाता है, वो एडक्ट आपका एनएडी कंपल्सरी होता है, एनएडी नेसेसरी होता है, इस एंजाइम आईएनएचए के लिए एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईएनएचए का काम होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, फैट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना वो मिलकर बनाते हैं माइकोलिक एसिड, फिर माइकोलिक एसिड और भी दूसरे कंपोनेंट मिलकर बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाते हैं, सेल वॉल बन जाएगा आपका बैक्टीरिया का कंप्लीट फॉर्म हो। तो अब जब ये बाइंड कर लेंगे तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये आपका आईएनएचए काम नहीं करेगा, आईएनएचए काम नहीं करेगा तो फिर आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं बनेगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बना तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया का सेल वॉल कंप्लीट होगा ही नहीं। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल कंप्लीट नहीं होगा तो बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कंपोनेंट्स तो पूरा एक्सपोज हो जाएगा एनवायरनमेंट से, और वो तुरंत क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगी या आपका ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड। यहाँ मैंने लिखा ड्रग इंटरेक्शंस, यहाँ पे लिखा है ड्रग इंटरेक्शंस। देखिए अब तो आपको पढ़ाएंगे इसमें, सिर्फ आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ हम आपको फार्माकोलॉजी के पोर्शंस भी कवर करते चलेंगे, जिससे क्या होगा इसकी एक ही आपके हिस्से आपके इसमें वीडियो से आपका फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ फार्माकोलॉजी का भी आपका काम हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको कोई दूसरी बुक या स्लाइड्स आपके कोई दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज आपका फार्माकोलॉजी दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा। मोड इफेक्ट्स वहाँ भी पढ़ना होता है, क्या होता है वहाँ भी पढ़ना होता है, कोलॉजी में बस थोड़ी सी इंट्रैक्शन आ जाती है, एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, एडवर्स रिएक्शंस आ जाते हैं, तो वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। तो ड्रग इंट्रैक्शंस मतलब ये ड्रग किसी और ड्रग के साथ देंगी तो क्या दोनों के बीच में कोई उनके इफ आपके एक्टिविटी पर इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा, वो चीज़ आपका। तो पहली चीज़ जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये इनहिबिट्स आयनेज की एब्जॉर्प्शन, जब आप लेते हैं स्टमक में जाता है उसमें आप एंटासिड को ले लेते हैं, जैसे क्या है आपका कोई भी एंटासिड लेते हैं जिसमें आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, या कोई ऐसा आप क्या नाम है ओरली कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं आप जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा आयनेज के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगा, कि आयनेज क्या करेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स आपका सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ड्रग आपका क्या होगा वहीं पर आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो पहला चीज़ आपका ये इंट्रैक्शन में। दूसरा आयनेज क्या करता है, फिनाइटोइन, कार्बामाजेपिन, डायज़ेपाम, वारफेरिन एंड थियोफेन, ये ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। कैसे रोकता है, तो जो इन ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए दो एंजाइम रिस्पांसिबल है, CYP2C19 एंड CYP3A4, ये साइटोक्रोम आपके एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग आपके लिवर में प्रेजेंट है और ड्रग की मेटाबॉलिज्म के रिस्पांसिबल होता है। ये आयनेज क्या करता है, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है, ये दो एंजाइम है, इन दोनों एंजाइम को क्या करेगा इनहिबिट कर देगा। तो जब एंजाइम ही काम नहीं करेंगे तो इन ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ब्लड में की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपका कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो ये आयनेज करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन से ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ये आयनेज के साथ आइसोनियाजाइड के साथ कौन से ड्रग हमें नहीं लेना चाहिए या कौन से कंपोनेंट्स नहीं लेना चाहिए, या अगर आइसोनियाजाइड लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या उसका इफेक्ट होगा। तो ये आयनेज आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। एंड देन आए पास पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ये आपका ए भी आपका एंटीटीबी ड्रग ही होता है। ये पास क्या करता है, पास इनहिबिट आयनेज मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज टी। आप अगर आप इसके साथ
आयनिज के साथ आइसोनिको आप आइसोनियाजाइड के साथ अगर पास पायरामिनो सैलिसिलिक एसिड लेते हैं तो ये क्या करता है, आयनिज की मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। जो एंजाइम आयनिज को मेटाबोलाइज करता है उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इससे क्या होगा, जो टी हाफ होता है ब्लड में, जो टी हाफ होती है वो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाती है। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन है। तो आइसोनियाजाइड का आपका जनरल चीज केमिस्ट्री, सार, ड्रग इंट्रैक्शंस, मोड अफेक्शंस। अब इसमें बच गया आपका क्या नाम है, सिंथेसिस जो पूछता है, और इसकी एडवर्स इफेक्ट। आपका केमिस्ट्री एंड आपका फार्माकोलॉजी दोनों चीज टॉपिक इस आइसोनियाजाइड ड्रग आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तब देखेंगे सिंथेसिस एंड एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स अब आपका आइसोनियाजाइड का सिंथेसिस है। आइसोनियाजाइड का सिंथेसिस जो आपका 4 पिकोलिन से आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, जो प्रिकर्सर, जो स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका 4 पिकोलिन है, नाइट्रोजन है, आपका पेरिडीन रिंग है, और पैरा पोजीशन पर जो मिथाइल है इसको बोलते हैं 4 पिकोलिन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाए एसिटिक एसिड, आपका सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन इसका हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनॉल के साथ आपका रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपका एस्टरिफिकेशन करेंगे और ये आपका बना लेगा ईस्टर बना लेगा। देन इस ईस्टर को हम हाइड्रोजन के साथ सिंपल ट्रीट करते हैं, तो ये यहाँ से आपका माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ये C2H5OH, ये NH2 एक है तो इसका निकल जाएगा, और ये NH2 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा नाइट्रोजन आपका बनेगा। यही इसका सिंथेसिस। अब इसमें देखेंगे एडवर्स इफेक्ट। मोस्टली जो आइसोनियाजाइड होता है ये वेल टोलरेटेड बाय मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं, वेल टोलरेट करते हैं। बहुत आपका मतलब ऐसा बहुत कम चांस मिलता है कि आपका पेशेंट्स इसको नहीं ले पा रहे हैं, इसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ रहा है, तो ये है। लेकिन जो मेन आपका इसका साइड इफेक्ट है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब आपके जो पेरिफेरल्स में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स, ITS मतलब इन्फ्लेमेशन, ITS जब वर्ड आता है तो इन्फ्लेमेशन, और जिसके बाद लगा रहता है तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कहाँ के न्यूरॉन में, तो पेरिफेरल, आपके जो ब्रेन को छोड़ के बाकी जगह न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंट हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और एंड वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे प्रेस्थेसिया, नमनेस मतलब आपका सुन्न हो जाएगा पैर, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ये हैं आपके, इसके कारण आपके कॉज होते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट, मेन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। यही और मोर इम्पोर्टेंट डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट होता है। इसके जो आयनेज की, इसकी जो ये साइड इफेक्ट्स है ना, जो न्यूरोलॉजिकल है, ये आयनेज आपको ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग पायरिडॉक्सिन 100 mg पर डे। अगर ऐसा आपको दिखता है लेने बहुत लंबे, क्योंकि तो जो आइसोनियाजाइड है 2 महीने, पहले 2 महीने चलेंगे, फिर 4 महीने, आपको पूरे 6 महीने को 6 महीने चलते हैं, तो ये फिर आपको लॉन्ग टर्म में ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए ये पायरिडॉक्सिन 100 mg पर डे साथ में दिया जाता है, ताकि जो आपका जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है, मतलब आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस है, और ये जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है आपका, नमनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, प्रेस्थेसिया, इसको मिनिमाइज किया जा सके। तो उसके लिए ये है पायरिडॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू ट्रीट द न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द आइसोनियाजाइड। तो आपका पायरिडॉक्सिन 100 mg पर आपका डे होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस भी आपका मेजर है, बच्चों में नहीं दिखता है, रियर इन चिल्ड्रन बट मोर कॉमन इन एल्डरली एंड अल्कोहलिक। जो पर्सन एल्डरली, जो बड़े लोग होते हैं उनको, और जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें ये हेपेटाइटिस दिखता है। रेयर आपका चिल्ड्रन में बहुत रेयर दिखेगा, लेकिन बड़ों में ये दिखना ही दिखना है। ये हो गया आपका आइसोनियाजाइड, आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये बहुत, इसमें एंटी ट्यूबरकुलर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आइसोनियाजाइड ही है, क्योंकि यही एक ड्रग ऐसा है जो सब में यूज आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके सार भी हो गए, मोड अफेक्शन भी हो गया, सिंथेसिस भी हो गया, आपका इंटरेक्शंस भी हो गया, और इसकी एडवर्स इफेक्ट हो गया। आप कुछ ड्रग्स जो बाकी इसके अलावा उसको देखते हैं। आपका तो ये है यूथिनामाइड, आपका ड्रग है, ये है प्रोड्रग, ये भी प्रोड्रग है, विथ मॉडरेट एफिकेसी होती है, और यूज्ड ओनली फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो आपको पढ़ा जैसे क्लास में पता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग आपका, सेकंड लाइन ड्रग जो आपका है उस कैटेगरी के अंदर आता है। मीडियम एफिकेसी होती है, और कब हम जब ड्रग रेजिस्टेंस MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जब होती है, उसी केस में हम इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी भी स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करेंगे आइसोनियाजाइड से, तो बहुत pyridine नहीं, यहाँ भी है, C है, डबल O की जगह पर S आ गया, फिर NH2 यहाँ प्रेजेंट है, तो मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपका है इसे इस आइसोनियाजाइड से। इसी के कारण इसका जो मोड ऑफ एक्शन है आपका सिमिलर टू आइसोनियाजाइड है। ये बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर बेसिलाइज, जो मतलब आपके सेल के अंदर है और सेल के बाहर है,
दोनों में जहाँ माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है दोनों के ऊपर। आइसोनियाजाइड सेल के अंदर जो प्रेजेंट है आपका बेसिलाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एकदम सेल के अंदर, ठीक आपका पल्मोनरी में है तो एल्वेलाई में, उसके अंदर जो आपका प्रेजेंट है उसी के ऊपर काम करे, लेकिन ये बाहर है और अंदर दोनों जगह वहाँ पर क्या करता है, काम करता है। ऑल्सो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड एंड थर्ड सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिटेड, सेम मोड ऑफ एक्शन है जो आपका आइसोनियाजाइड का है। फ्रीक्वेंस इसमें जो फ्रीक्वेंट आपका मोड इफेक्ट आपको सॉरी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो एनोरेक्सिया है, नोसिया है, वोमिटिंग है, मेटेलिक टेस्ट है, आपका हेपेटाइटिस है एंड सल्फरस बेल्चिंग है। ये आपका मोस्टली जो देखा जाता है साइड इफेक्ट्स। बहुत सीरियस साइड इफेक्ट इसमें नहीं दिखते हैं, थोड़े ऊंची सीरियस आपके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। ये यूथियामाइन। देन है इथाम्ब्यूटोल, ये सिंथेटिक स्ट्रेट चेन है, देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो सिंथेटिक स्ट्रेट चेन क्या है, एन इथाइलिन डाई इमाइन ब्यूटेनॉल। इथाइलिन डाई इमाइन ब्यूटेनॉल देखो 2 3 4 2 3 4, ठीक है, इमाइन है इसलिए NH2 NH2, तो इथाइलिन 1 2, तो इथाइलिन डाइइमाइन ब्यूटेनॉल, ये इसका क्या नाम है, बेसिक तरह से स्ट्रक्चर या नोमेनक्लेचर आपको जो आइपिक नंबर बोलोगे तो ये चीज होता है। और इसके जो दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कार्बन है, H है, COH है, C2H5 है, ये ग्रुप अलग है। तो आपका क्या है, आपका कैरल कार्बन, तो कैरल कार्बन में तो दो फॉर्म रहेगी नहीं, दो इनोसोमर्स रहेंगे, प्लस और नेगेटिव आपका रहना। तो ये जो होता है इसमें प्लस इनोसोमर्स जो हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो प्लस इनोसोमर्स देते हैं क्योंकि ये 200 से 500 टाइम मोर पोटेंट देन नेगेटिव इनोसोमर्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इथाम्ब्यूटोल में विच इनोसोमर इज मोर आपका पोटेंट, आपका विच इनोसोमर फॉर्म ऑफ इथाम्ब्यूटोल इज मोर पोटेंट, हाउ मेनी टाइम। तो प्लस इनोसोमर आपका जो होता है इथाम्ब्यूटोल का, मतलब प्लस इथाम्ब्यूटोल जो है वो मोर पोटेंट है, 200 से 500 टाइम मोर पोटेंट है देन जो नेगेटिव आपका माइनस इथाम्ब्यूटोल आपका होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एक्शन, इट इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट डिवाइडिंग माइक्रोबैक्टीरिया, जो माइक्रोबैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है, मतलब डेवलप आपका डेवलप कर रहा, ग्रो कर रहा होगा, 1 से 2 2 से 3 आपको में आपके कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करता है। जो बैक्टीरिया रेस्टिंग फेज में उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ये आपका ड्रग काम नहीं करता। तो डिवीजन जिसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है जो बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया के ऊपर इथाम्ब्यूटोल आपका क्या करता है, एक्ट करता है, उनके ऊपर ये मोड ऑफ एक्शन शो करेगा। ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इनटू द माइकोबैक्टीरियम सेल बाय इनहिबिटिंग अराबिनोसिल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व इन अराबिनोगैलेक्टम सिंथेसिस। होता है कि जो माइकोलिक एसिड बनती है ना, माइकोलिक एसिड बनता है जिससे आयनेस में काम होता है, जो आइसोनियाजाइड जो काम करता है। तो माइकोलिक एसिड बन गया, बनने के बाद फिर जो सेल वॉल रहती है, सेल वॉल में एक एक करके वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है माइकोलिक एसिड, फिर कुछ और चीजें, फिर माइकोलिक एसिड, तो इस तरह जाके सेल वॉल आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो माइकोलिक एसिड उस सेल वॉल में हाफ या इनकम्प्लीट सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड फिट करते हैं, आपका ये क्या नाम है, बैक्टीरिया फिट करता है और आपका सेल वॉल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन है, जो आपका जो फिटिंग है ऑफ माइकोलिक एसिड इनटू द आपका सेल वॉल, उसी स्टेप को क्या करते हैं, रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, अराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम नाम से ट्रांसफर कराते हैं। अराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ ही क्या करते हैं, बाइंड कर लेंगे। तो बाइंड करेंगे तो एंजाइम आपका अवेलेबल नहीं होगा, तो अवेलेबल नहीं होगा तो माइकोलिक एसिड का इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपका सेल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेशन, जिससे सेल वॉल पूरा कंप्लीट आपको बन जाए, वो पॉसिबल वो नहीं हो पाती है। तो जब आपका सेल वॉल कंप्लीट नहीं होगा तो सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनिज्म सब एक्सपोज हो जाएंगे और वो इजीली क्या, तो आपका वो सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं आपका है अराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को रोक देता है, जिसे माइकोलिक एसिड का इनकॉर्पोरेशन इनटू सेल बैक्टीरियम से आपका माइक्रोबैक्टीरियम सेल वॉल में रोक, ये इसका मोड ऑफ एक्शन आपका है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें साइड इफेक्ट क्या है, मेन इसका यूज वही होगा आपका टीबी को ठीक करने के लिए, इसका भी टीबी, ये भी टीबी। इसका मेन आपका है जो साइड इफेक्ट है, और जो डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंडेंट, लॉस ऑफ विजुअल इक्विटी या कलर विजन एंड फील्ड डिफेक्ट्स आता है। ये आपके मतलब कलर विजन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो लॉस हो जाती है। किस लिए होती है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, जो आप यहाँ से लेके जाते हैं मैसेज, तो रेट्रोबल्बर जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो रेट्रोबल्बर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए, कलर विजन के लिए। तो उसमें जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण आप जो पर्सन को दवाई दी जा रही है वो कलर विजन नहीं कर पाते, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को आपको बुलाता है विजुअल इक्विटी बुलाता है, या कलर आपका
तो ये मेन साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है इस इथाम्बुटोल को। और ये टॉक्सिक इफेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंडेंट है। तो अगर टाइम से पता चल जाए तो डोज को घटा दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए या रोक दीजिए, उसका कम ड्यूरेशन कर दीजिए, तो अपने आप ही क्या होता है, ये ड्रग अपने आप ये धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेशन होता है धीरे धीरे ठीक हो जाता है अपने आप। फिर ये आपका कलर विजन जो लॉस होती है वो फिर से रिगेन हो जाती है। यही इसका आपका टॉक्सिक इफेक्ट है, डिपेंड ऑन द डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंड। ये इथाम्बुटोल, ये इथोनामाइड और आपका आइसोनियाजाइड। अब हम देखेंगे इसके आइसोनियाजाइड के साथ साथ एक और ड्रग आपका है पास, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, जिसका सिंथेसिस आपको पढ़ना है उसको करते हैं। फिर एक दो ड्रग और देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो आपका है ये चैप्टर पूरा पूरे पर कंप्लीट हो जाएगा। अब है पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पास बोलते हैं। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देता है राइट द स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन ऑफ PES, पास करके दे देगा। तो उसमें फिर आप ये कहिए कि कौन सा है पास। पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड का आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, देखो पैरा एमिनोसैलिक, ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, COH तो बेंजीन के साथ है, और पैरा पोजीशन पर क्या है NH2, इसलिए इसका नाम आएगा पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड आ गया। देखिए सेकेंड लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग है आपका, इसका मतलब ये जब आपका MDTR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो TB होता है उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर जब आपका बहुत सारे पेशेंट जो आइसोनियाजाइड का टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनके केस में हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, शुरू में जब डिस्कवर किया गया तो ये ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट इसके कारण इसको थोड़ा सा रिड्यूस और इससे बेटर हमें आपका ड्रग अवेलेबल हो गया मार्केट में, तो इसके कारण इसका यूज थोड़ा सा कम है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है, स्ट्रक्चरल एनालॉग एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और इसका दोनों का स्ट्रक्चर आप कंपेयर करेंगे ना तो देखो ये COOH, ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर आप दोनों को मिलाओगे तो देखो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, पावा है, और ये पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, तो बेंजीन रिंग COH NH2 ये इसमें पास में क्या है OH ग्रुप जुड़ गया, और OH ग्रुप जुड़ देने से इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज एंजाइम की बढ़ जाती है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जो आपका सेल आपका डिवाइड कर रहा होता है, तो बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा था तो उसको पहले क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा तो DNA RNA के सिंथेसिस करेगा। तो DNA RNA कैसे सिंथेसाइज करता है ये बैक्टीरिया के अंदर, वो ये आपका क्या नाम है, सिंपल चेन है, टेरिडीन प्लस पावा, इन दोनों को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेज, इस एंजाइम की हेल्प से ये बनाता है डाइहाइड्रोटेरिक एसिड बनाता है। फिर ग्लूटामेट की हेल्प से आपका डाइहाइड्रोफोलिक एसिड आपका क्या नाम है सिंथेटिस, आपका ये डाइहाइड्रोटेरेट एसिड आपका रिडक्टेज, इसके हेल्प से ये बनाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज ये कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड थायमिडीन में, और थायमिडीन फिर आपका बनाता है DNA की सिंथेसिस कराता है। तो इस तरह बैक्टीरिया या जो भी आपके बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म है अपने वो जब से आपका ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो सेल डिवीजन जब होती है तो सेल डिवीजन का पहला स्टेप DNA RNA के सिंथेसिस होता है। तो ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने अंदर DNA की सिंथेसिस करती है। ये ड्रग क्या करता है, जो पहला स्टेप है सिंस पावर पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और जो ड्रग हमने लिया पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, दोनों के स्ट्रक्चर नियर अबाउट 95% मिल जाए, सिर्फ एक इसमें OH एक्स्ट्रा हो गया, तो स्ट्रक्चरल एनालॉग हो गया। ऐसे ही दो कंपाउंड को स्ट्रक्चरल एनालॉग बुलाता है, तो स्ट्रक्चरल एनालॉग हो गया। तो इसके कारण जब ये आप ड्रग जब देते हैं तो ये बैक्टीरिया जब ये प्रोसेस करता है आपका DNA की सिंथेसिस करती है, तो उस केस में पावा की जगह ये पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, जाके डाइहाइड्रोटेट सिंथेटेज के साथ बाइंड कर जाता है, और जैसे ये बाइंड करेगा तो डाइहाइड्रोटेट सिंथेटेज पे टेरिडीन प्लस पास ये तीनों मिलके आपका फॉल्स कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ता। तो जब आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, DNA की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया का अपने आप ग्रो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है। बैक्टीरियोसाइडल नहीं होता, किल नहीं करें, बैक्टीरिया की ग्रो को क्या करें, डेवलप ग्रो को, मल्टीप्लिकेशन को ये रोक देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होता है वहीं पर रुक जाती है। तो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर आपका होता है पास, यही इसका मोड ऑफ एक्शन आता है। सिंथेसिस आपका जो होता है तो स्टार्टिंग मटेरियल एंथ्रानिलिक एसिड, बेंजीन रिंग, COH और पैरा पोजीशन पर NH2,
तो उसको एंथ्राइनलिक एसिड बनेगी, नाइट्रेशन करेंगे, पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा। फिर इसमें हम डायोटाइजेशन रिएक्शंस करते हैं, डायोटाइजेशन Na2 + HCl, ये जो आपका NH2 है ना, ये डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। फिर उसको जब हम वाटर में डाल के बॉईल करते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाता है OH में। ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड। ये आपका क्या बन गया? पैरा नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड। इसका जब हम रिडक्शन करेंगे टिन और HCl के साथ, ये कन्वर्ट होता है पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। यही इसकी सिंथेसिस है, यही है पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ठीक, अब उसके बाद आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आपको मालूम है, एंटीबायोटिक्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म बनाता है अपने को सेव करने के लिए फ्रॉम अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म से। दूसरा वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड जो बनाएगा वो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? किल कर देगा, उसको ग्रोथ रोक देगा, जिससे कि जो आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म उस कंपाउंड को बना रहा है वो आपका सेफ। तो ऐसे कंपाउंड्स को बुलाता है एंटीबायोटिक्स बुलाता है। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो टीबी को ठीक करने के लिए, मीन्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनके किल कर देता है, सेल्स को किल कर देते हैं उसके। तो हम टीबी को ठीक करने के लिए इसको प्रिवेंट कर, रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सिलेबस में रिफाम्पिसिन है, साइक्लोसिलिन है, कैप्रियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपका ड्रग का नाम लिखा और सोर्स लिखा। डिटेल के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर पूरा का पूरा एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि इसमें रिफाम्पिसिन एक ड्रग का जो आपका स्ट्रक्चर है एक पूरा बोर्ड में आ जाएगा। तो एक में आपका 4 में कम से कम ये आपका लंबा जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखा है आपका कौन सा एंटीबायोटिक है और किस सोर्स से मिलता है, क्योंकि ये भी आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो रिफाम्पिसिन ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियनिस से, साइक्लोसिलिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडेसिस से, कैप्रियोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से। इनकी स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और यूजेस क्या है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब पूरा डिटेल में आपको बना के डालूंगा। तब तक आप ये फिर इतना ही आपका जो है सिंथेटिक, मतलब जो सिलेबस में आपको दिया गया है सिंथेटिक आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और आपका एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। तो ये भी जितने इस वीडियो में जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वो आपका था सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। आपका आइसोनियाजाइड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, यूथिनामाइड, आपका इथाम्ब्यूटोल, ठीक है, ये चीज़ आपके इसमें आपको दिया गया। तो ये आज के सिलेबस में आपकी वीडियो में आज इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी डिटेल में जो नोट्स में अगर आपको पढ़ना है, कि मेरा बुक है ज्ञान पब्लिकेशंस की बुक है, मैं आपका मेडिसिन केमिस्ट्री है, 3 के नाम से ज्ञान पब्लिकेशन है। उसका है आपका अमेजन पे भी अवेलेबल है। पूरा नोट्स एज पर जितना आपको चाहिए, एग्जाम पॉइंट व्यू से ज़्यादा है, सफिशिएंट है। पढ़िए और पढ़ते रहिए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए, आपके जो लोग हैं उनको रेफ़र कीजिए। प्लस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई सब्जेक्ट से टॉपिक से आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको बना के देंगे। बाकी मैं सारी सब्जेक्ट का जो है बहुत सारे जो इस सब्जेक्ट से जो शुरू के आपके हैं एंटीबायोटिक्स में, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन, पेनिसिलिन, फिर आपका सिफेलोस्पोरिन, इन सब का वीडियो मेरे इस चैनल पर आपका है, अवेलेबल है। आप वहाँ से पढ़िए। तब तक बाकी जो सब टॉपिक से जो आपकी वीडियोस नहीं बने उसको मैं धीरे धीरे करके आपके एग्जाम से पहले मैं सब कुछ 1 महीने के अंदर आपको उसको मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, आपका रिलैक्स रहिए, तभी आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, बाय बाय।